रमेश जी ने 3 साल मुंबई में मजदूरी की, परिवार की जिम्मेदारियों और बेटी की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत की। लेकिन जब वो घर लौटे तो जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसे सोचकर भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। घर लौटे तो देखा दामाद घर पर कब्जा जमा चुका था, और सबसे ज्यादा ताज्जुब उन्हें तब हुआ जब अपनी ही बेटी ने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी। कुछ दिन तक रमेश जी खामोशी से सब सहते रहे और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर एक दिन दामाद ने सख्त शब्दों में कह दिया, पापा जाओ काम कर लो, वरना मुफ्त की रोटियां यहाँ नहीं मिलने वाली। पास में बैठी बेटी भी उनसे कहने लगी, पापा ये ठीक कह रहे हैं, इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, आपको अब कुछ करना चाहिए। ये सुनकर वो अपने कमरे में चले गए। उस रात रमेश को ये बात बुरी तरह सताती रही। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ अपमान और अफसोस की कसक थी। सुबह होते ही वो चुपचाप घर से निकल गए। जेब में 1 रुपया तक नहीं था। भूख से पेट ऐंठने लगा तो मजबूरी में कचरे के ढेर से कुछ खाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने कचरे से कुछ उठाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्हें जेल में इंस्पेक्टर सिंह ने जेलर से पूछा, कुछ बताया इसने? नहीं साहब, जब से आया है ऐसी बैठा है, न किसी से बात करता है न ठीक से खाना खाता है। जेलर ने बताया, बहुत कोशिश की है पर मुंह ही नहीं खोलता। इंस्पेक्टर सिंह बोले, इसे समझा दो, इसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अपने तरीके से जुबान खुलवाना जानता हूँ। कोई मुलाकात करने आया था इससे? नहीं साहब, कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर ने सलाखों के पीछे देखा। रमेश कोने में जमीन पर बैठे थे, नजरें झुकी थी और उन्होंने एक मुट्ठी बीज रखी थी। उस मुट्ठी में क्या था किसी को पता नहीं था। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि शायद उसी में कोई राज छिपा है, इसीलिए उन्होंने जेलर से कहा, ताला खोलो। जेलर ने फौरन आदेश माना। इंस्पेक्टर रमेश के पास जाकर बैठ गया। क्या है तुम्हारी मुट्ठी में, खोलो इसे। रमेश चुप था और उनको कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने फिर जोर से कहा, बताओ क्या है इसमें। रमेश ने कहा, कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो फिर बताने से डर क्यों रहे हो, सच क्या है? रमेश बोले, मैंने कभी इनकार नहीं किया, जो सजा देनी है दे दीजिए। इंस्पेक्टर थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोले, देखो रमेश, तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हुए प्यार से पूछ रहा हूँ, मुट्ठी में क्या है बता दो। अगर सच ना बताया तो हमें अपनी भाषा में ही सच निकलवाना आता है। इतने में रमेश ने अचानक अपनी दूसरी मुट्ठी खोली और उसमें दबा कागज मुंह में डाल लिया। इंस्पेक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही रमेश ने वो कागज चबा लिया। इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी उम्र देख रहा हूँ, वरना जो तरीका आता है वो अपना लेता जब पता चलता तुम्हें, उन्होंने कहा। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, बहुत कुछ सह चुका हूँ, अब आपकी भी कोशिश देख लूंगा। इंस्पेक्टर सिंह को उस 60 साल के बूढ़े इंसान पर पहले तो तरस आया, फिर दिल ही दिल में अफसोस भी हुआ। उन्होंने कहा, रात को तुम्हें फिर याद दिलाऊंगा और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अगर सच नहीं बताया तो ऐसी सजा मिलेगी कि सोच भी नहीं सकते। रमेश धीमे से बोले, मर तो मैं कब का गया साहब, बस अब तो एक जिस्म बचा है जिसके मिटने का अफसोस नहीं मुझे। इंस्पेक्टर सलाखों के बाहर आ चुके थे। उन्होंने जेलर से कहा, खास नजर रखो इस पर, रात को इसका इंतजाम करना होगा। रमेश जी ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। दूसरी ओर एक छोटी सी बच्ची की दुनिया उजड़ चुकी थी। पापा पापा, मम्मी को क्या हुआ है, वो बात क्यों नहीं कर रही? 8 साल की काव्या अपने पापा से लिपटकर रोते हुए पूछ रही थी। रमेश अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। ये सुनते ही काव्या जोर जोर से रोने लगी थी। उस समय उसके पापा ने जैसे तैसे करके संभाला और उनका अंतिम संस्कार कराया। मौत को 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में काव्या ने न कुछ खाया न कुछ पिया। रमेश खुद भी बुरी तरह टूट चुके थे। एक दिन उन्होंने समझाते हुए काव्या से कहा, बेटा खाना खा लो, भूखी रहने से तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाएगी। मगर बेटी की हालत हर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। 2 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा और जैसे तैसे जब उतरा तो भी उसने कुछ खाया नहीं। रमेश उसे कमरे में बिठाकर प्यार से समझा रहे थे, बेटा खाना नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, मेरी बात मानो, थोड़ा खा लो। इसी बीच रमेश के दोस्त की पत्नी सुनीला कमरे में आई। भैया, काव्या ने कुछ खाया या नहीं, उन्होंने पूछा। रमेश ने गहरी सांस ली और थके लहजे में बोले, नहीं सुनीला बहन, इसने तो एक निवाला भी मुंह में नहीं लिया। बहुत परेशान हूँ, इसे अब मैं मुंबई साथ लेकर नहीं जा सकता और यहाँ इसे अकेला किसके पास छोड़ूं। इसकी तबीयत भी इसकी माँ के जाने के बाद से बिल्कुल सही नहीं है।
सुनीला ने बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, इसकी बुआ, मैं इसे अपने बेटी की तरह सीने से लगा कर रखूंगी। रमेश कहने लगे, सुनीला बहन, आप तो जानती हैं ये मेरी पूरी कायनात है, इसी वजह से इसके बारे में हर समय फिक्रमंद रहता हूँ। उनकी बात सुनकर सुनीला मुस्कुराई और बोली और कहने लगी, आप क्यों फिक्र करते हैं भैया, ये मेरी भतीजी है और आप तो जानते ही हैं मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, मैं इसे अपनी बेटी की तरह सीने से लगा कर रखूंगी। आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये सुनकर रमेश की आंखों में नमी आ गई। शुक्र है बहन, आपने तो मेरी सारी फिक्रमंदी दूर कर दी। मैं इसके खर्चे के पैसे आपको भेजता रहूंगा, बस इसकी पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। सुनील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया आप क्यों फिक्र करते हैं, आपको ही बताऊंगी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं हूँ उनके साथ। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। रमेश जी के जाने का समय आ गया, उन्हें वापस मुंबई जाना था। काव्या उनसे लिपटकर बहुत जोर जोर से रोने लगी, पापा मत जाओ ना, मम्मी भी छोड़कर चली गई, अब आप क्यों जा रहे हो, मुझे नहीं रहना किसी और के पास, मुझे अपने साथ ले चलो ना। रमेश की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी को गोद में उठाया और धीरे से समझाने लगे, बेटा मैं वहां पर दिन रात की ठोकरें खाकर मेहनत करता हूँ। किराए का एक छोटा सा कमरा है जिसमें कई और आदमी साथ रहते हैं, वहां तुम्हें नहीं रख सकता, वहां की हालत तुम्हारे लायक नहीं है। फिर उन्होंने उसका माथा चूमा और कहा, तुम्हारी आंटी तुम्हें बहुत प्यार देंगी, बेटा तुम क्यों घबरा रही हो। सुनीला भी आगे आई और काव्या को गले लगाकर बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है ना। सुनीला ने काव्या को संभाला और रमेश फिर से मुंबई लौट चुके थे। एक बार फिर वही थकावट भरा काम शुरू हो गया था। उन्होंने वो घर जिसमें पहले परिवार के साथ रहते थे किराए पर दे दिया था और उसी किराए की रकम सुनीला के पास पहुंच जाती थी, जिससे वो काव्या की फीस समय पर जमा कर सके। रमेश को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी ताकि अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सके। हर तीसरे दिन वो सुनीला के घर फोन करते और काव्या से बात करते। जब भी बात होती तो काव्या खुशी से कहती, पापा आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, उन्होंने मुझे गुड़िया भी ला दी है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती और दिल को सुकून मिलता कि उनकी बेटी सही हाथों में है। सुनीला ने सच में उसे अपनी बेटी की तरह पाला, उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। काम बढ़ता गया तो रमेश जी अब हफ्ते में एक ही बार कॉल कर पाते थे, लेकिन हर बार काव्या की बातें उन्हें जीने की ताकत देती थी। वो अपनी आंटी की खूब तारीफ करती थी, आंटी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, अपने साथ लेकर चलती हैं, रात को कहानी भी सुनाती हैं और बहुत प्यार करती हैं। इन्हीं बातों में 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर धीरे धीरे रमेश को कुछ बदलाव महसूस होने लगे। अब जब वो फोन करते थे तो सुनीला कहती थी कि अभी काव्या सो रही है, स्कूल से आई है, थकी हुई है, आप कहो तो जगा देती हूँ। पर रमेश कहते, नहीं नहीं, बच्ची सो रही है तो आराम करने दो। अब काव्या से 15 दिन में एक बार अपने पापा से बात कर पाती थी। हर बार वो वही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पापा आप मेरी फिक्र मत कीजिए। समय यूं ही गुजरने लगा। रमेश हर साल एक मोटी रकम काव्या के खर्चे के लिए भेजते थे, लेकिन सुनीला कहती कि भाई ये बच्ची कोई गैर थोड़ी है, मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, इसके खर्चे मेरे लिए बोझ थोड़ी हैं, आप क्यों इतनी बड़ी रकम भेज देते हैं। तो रमेश मुस्कुराकर कहते, कुछ पैसे बेटी के नाम पर जमा कर दो, जब इसकी शादी की बारी आएगी तो इसी रकम से दहेज बनेगा और जो कुछ बच जाए तो घर के खर्च कर लेना। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त का काम भी बहुत अच्छा नहीं है। सुनीला के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विशाल 18 साल का और छोटा बेटा आरव 16 साल का था। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन विशाल ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। काव्य को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी विशाल की ही थी। ना तो वो अपने पापा की दुकान पर बैठता और ना ही उसका मन पढ़ाई में लगता था। उसका ज्यादातर समय आवारा लड़कों के साथ बीतता था। सुनीला अपने बड़े बेटे से बहुत परेशान रहने लगी थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। उनके पति हलवाई की दुकान पर काम करते थे और महीने में मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपए ही कमा पाते थे, जिससे घर का बसर हो जाता था और रमेश के भेजे हुए पैसों से सहारा लग जाता था। घर उनका खुद का था, बस इसी का थोड़ा सुकून था। सुनीला को यहाँ तक कि उनका छोटा बेटा भी रमेश के पैसों से ही पढ़ रहा था। धीरे धीरे सुनीला का ध्यान काव्य से हटने लगा, क्योंकि जब बात अपने बच्चों की आती है तो अक्सर गैर गैर ही रह जाते हैं और अपने बच्चों के खाते में इंसान दूसरों पर थोड़ा बहुत जुल्म कर ही जाता है। एक बार विशाल की लड़ाई मोहल्ले के लड़कों से हो गई। विशाल ने भी उन्हें बहुत मारा
और उन लड़कों ने भी मिलकर विशाल की बुरी तरह पिटाई कर दी। लड़ाई खत्म होने के बाद जब वो घर लौटा तो उसके मुंह से खून बह रहा था, सर फटा हुआ था। ये देखकर सुनीला घबरा गई और रोने लगी। फिर बोली, ये क्या हाल करवा कर आए हो तुम? किससे भिड़ लिए थे? काव्या भी विशाल की हालत देखकर डर गई थी। विशाल गुस्से में तमतमाया हुआ था, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें, उस लड़के का कत्ल कर दूंगा। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? इतना कहकर वो किचन में गया और वहां से तेज धार वाला चाकू निकाल लाया। ये देखकर सुनीला की जान हलक में आ गई। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, विशाल ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जेल हो जाएगी, फांसी तक की सजा मिल सकती है। पागल मत बनो, चाकू नीचे रखो। बड़ी मुश्किल से सुनीला और उसके छोटे बेटे आरव ने मिलकर विशाल से चाकू छीना। विशाल का गुस्सा बेकाबू था, उसकी आंखों में जुनून सा सवार था। तो सुनीला ने उसे धक्का देकर काव्या के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जिस कमरे में वो बंद था, काव्या वही कमरा इस्तेमाल करती थी, पढ़ाई भी वही करती थी और सोती भी वही थी। उस समय सुनीला के पास कोई और चारा नहीं था कमरे में बंद करने के अलावा। उन्हें डर था कि अगर विशाल बाहर निकल गया तो कोई खून खराबा ना कर दे, जब सुनीला के पति मनीष घर आए और बेटे की करतूतें सुनी तो गुस्से में आग बबूला हो गए और कहने लगे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। पहले ही नालायक था, अब बदमाशी भी करने लगा है। सुनीला बोली, लेकिन मनीष जी, आप ये भी तो देखिए, मारा तो उन्होंने भी है। देखिए आपके बेटे का चेहरा, मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून बह रहा है, पूरे चेहरे पर नीले निशान पड़ गए हैं। मनीष गुस्से में बोले, तुम उसकी बेवजह तरफदारी मत करो, बहुत पछताओगी। उधर काव्या भी परेशान थी। सुबह उसका पेपर था और तैयारी करनी थी, लेकिन कमरा बंद था और उसकी किताबें अंदर थी। उसने सुनीला से कहा, आंटी मुझे पढ़ना है, मेरा कल पेपर है। वो 8वीं कक्षा का इम्तिहान दे रही थी। सुनीला बोली, बेटा अगर मैंने कमरा खोला और विशाल बाहर निकल गया तो पता नहीं क्या कर देगा। तुम्हारे अंकल बहुत गुस्से में हैं, कहीं दोनों भिड़ ना जाएं। काव्या ने फिर कहा, मेरा पेपर है आंटी, मुझे पढ़ना है। लेकिन सुनीला ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता। काव्या परेशान होकर हॉल में बैठ गई और सोचती रही क्या करे और क्या नहीं। रात को जब सब सो चुके थे, काव्या ने चुपचाप कमरे की कुंडी धीरे से खोल दी। उसे बस अपनी किताब लेनी थी। जैसे ही वो अंदर गई, देखा तो विशाल सिगरेट पी रहा था। पहले तो घबरा गया और फिर विशाल को लगा कि उसके पापा अंदर आए हैं। जल्दी से सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन जब देखा कि काव्या है तो तेज आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अपनी किताबें लेनी है, कल मेरा पेपर है। वो डरते हुए बोली, जल्दी से लो, यहाँ से कमरे से बाहर हो जाओ। विशाल चीखते हुए बोला। काव्या वैसे ही विशाल से डरती थी, जल्दी जल्दी किताबें उठाई और बाहर जाने लगी। तभी विशाल बोला, सुनो। उसकी आवाज सुनकर काव्या रुक गई। जी विशाल भैया, विशाल ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो याद रखना, इसी सिगरेट से तुम्हें जला दूंगा। तुम मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हो। ये सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और बिना जवाब दिए वो चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर आई और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। सुबह जब स्कूल जाना था तो उसे विशाल के पापा छोड़ने गए, क्योंकि विशाल अभी भी कमरे में बंद था, वरना हमेशा वही स्कूल छोड़ने जाता था। रास्ते भर वो काव्या को डराता धमकाता था और कहता था कि तेज तेज चलो, कठपुतलियों की तरह क्यों चलती हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। काव्या चुपचाप सहती रहती थी, क्योंकि उसकी आंटी यानी सुनीला का व्यवहार उससे बहुत अच्छा था। उस दिन उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर एक और झगड़ा हो गया। विशाल के पापा ने गुस्से में कहा, विशाल आज से तुम गैराज में काम करोगे, गाड़ी ठीक करना सीखो, अब घर पर नहीं रहोगे। विशाल बोला, मैं नहीं जाऊंगा। उसके पापा ने सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो इस घर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगा। 20 साल का हो गया है और मैं हजारों की मेहनत करता हूँ। विशाल बोला, रमेश अंकल जो पैसे भेजते हैं उसी से तो सब लोग खाते हैं, तो क्या मेरी 2 रोटियां ज्यादा हो गई? ये सुनकर उसके पापा और ज्यादा भड़क गए और उसे मारने को दौड़े। सुनीला ने बीच बचाव करते हुए कहा, धीरे धीरे समझा दूंगी इसे मैं अभी, गुस्से में मत बोलिए। वो बोले, तुम चुप रहो, जो समझाना था वो तो समझा ही चुकी हो, अब मेरी बारी है। इसके बाद उसके पापा ने उसे जबरदस्ती अपने साथ गैराज पर ले जाना शुरू कर दिया। अब विशाल हर रोज वही जाता था, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आता था और आकर अक्सर अपने आवारा दोस्तों में बैठकर सिगरेट पीता रहता था। हालांकि सुनीला चाहती थी कि वो घर के खर्चे के बाद कुछ पैसे काव्य के लिए बचा कर रखे,
क्योंकि उन्हें पता था कि रमेश कितनी मेहनत से कमाता था और वो कमाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए भेजता था। अचानक 2 साल बाद सुनीला के पति का निधन हो गया और वो बैठे बिठाए विधवा हो गई। उन्हें अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो फिर कभी उठ नहीं पाए। सुनीला बिल्कुल अकेली पड़ गई। विशाल पहले ही लापरवाह था, अब तो उसका बचा कुचा डर भी खत्म हो गया। उसने गैराज जाना भी छोड़ दिया था। उसे गाड़ी चलाना और ठीक करना दोनों आता था, लेकिन अब किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। छोटा बेटा आरव अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। काव्या ने 10वीं क्लास पास कर ली थी और उसने अपनी आंटी यानी सुनीला को हर तरह से संभाला था। मनीष की मौत के बाद जब सुनीला टूट चुकी थी, उस समय काव्या ने घर का हर जिम्मा बखूबी संभाल लिया। एक दिन सुनीला से आरव ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और विशाल भैया से कहूंगा कि किसी बंगले में ड्राइवर की नौकरी कर लें ताकि घर का खर्च आसान हो जाए। लेकिन विशाल कहने लगा, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? अरे अंकल के नाम से किराया आता है और अंकल भी अच्छी खासी रकम भेजते हैं, घर चल जाएगा। ये सुनकर सुनीला तड़प उठी, वो तुम्हारे लिए नहीं भेजते, वो तो अपनी बेटी के लिए खून पसीना बहाकर पैसा भेजते हैं, तुम्हारे लिए नहीं कि तुम ऐश करो। विशाल बिगड़ते हुए बोला, तो क्या हो गया, अगर हम भी खा लेंगे तो अंकल की कमाई में क्या फर्क पड़ जाएगा? हम भी तो उनकी बेटी को अपने घर में पाले हुए हैं, वरना वो लवारिसों की तरह कहीं पड़ी होती। इतना सुनते ही सुनीला ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ विशाल के मुंह पर जड़ दिया। खबरदार, जो तुमने काव्या को लेकर एक और शब्द कहा तो। विशाल गुस्से से आग बबूला हो गया। आप उस पर इतना लाड दिखा रही हैं और मेरे लिए थप्पड़, एक गैर लड़की के लिए मुझे ही अपमानित कर रही हैं। सुनीला रोते हुए बोली, आज जो तुम ये सब कह रहे हो वो उस दिन का नतीजा है जब तुमने गलत संगत पकड़ ली थी। जो बेटा काम से मुंह मोड़ता है वही घर की बर्बादी करता है। इसी बीच रमेश ने फ़ोन किया था। वो इन्हीं दिनों किसी इमारत की मरम्मत कर रहे थे और वहीं से फ़ोन किया। उन्होंने सुनीला से पूछा, तुम्हारे बेटे को कुछ काम मिला या नहीं? सुनीला ने सच्चाई बताते हुए कहा, नहीं भैया, वही हाल है। रमेश ने कहा, अगर कोई ज़रूरत हो तो बता देना, मैं सैलरी के साथ कुछ और भेज दूंगा। ये सुनकर विशाल हंसने लगा और बोला, जब अंकल खुद कह रहे हैं कि ज़रूरत हो तो बताना, तो क्यों नहीं बताती उन्हें? कहो ना कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं गाड़ी चलाऊंगा और ड्राइवर बन जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। सुनीला हैरान रह गई, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? विशाल कहने लगा कि अंकल का मकान बेच दो, उसे सेकंड हैंड गाड़ी ले लेंगे। सुनीला गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो मकान अंकल ने मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ा है, वो उनकी अमानत है, मैं उसे कैसे बेच दूं? विशाल हाथ जोड़ने लगा, मम्मी मैं गैराज में काम नहीं कर सकता, आप जानती है मुझे किसी की डांट सुनना मंजूर नहीं। अगर आप कह दे तो अंकल खुद मान जाएंगे, फिर क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे? एक न एक दिन तो आएंगे ही ना, फिर क्या करेंगे? उन्हें सहारा चाहिए होगा। सुनीला का मन भी दुविधा में पड़ गया। मैं बिना भाई से पूछे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती, उन्होंने साफ कहा। थोड़ी देर चुप रहकर, जब अंकल वापस आएंगे तो उन्हें घर चाहिए होगा, वो अपनी बेटी के साथ कहाँ रहेंगे? फिर उसकी शादी भी करनी है, सुनीला ने कहा। लेकिन उनसे विशाल ने बहुत रिक्वेस्ट की तो वो मजबूर होकर मान गई और कहने लगी, मेरा घर है ना, क्या मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूंगी? तुम ऐसा करो कि मकान उनके नाम से ही समझो, जैसे ही तुम कमाने लगो मैं कमेटी डाल दूंगी और जब तक वो लौटेंगे तो मैं एक अच्छे इलाके में उनके लिए घर खरीद लूंगी। लेकिन मैं पहले इस बात की इजाज़त भाई से लूंगी। उसी समय उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया और सब मामला बताया। ये सुनकर रमेश कुछ समय चुप रहा, लेकिन उनके एहसान तले दबकर उन्होंने कहा, ठीक है सुनीला, लेकिन याद रखना ये मेरी आखिरी उम्मीद है, बुढ़ापे में और मुझे बेसहारा मत छोड़ देना। सुनीला बोली, नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी को कभी पराया नहीं समझ सकती, आप बेफिक्र रहिए। फिर विशाल ने मकान बिकवाया, एक अच्छी खासी रकम मिली। जब रकम आई तो विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने पैसे सच में आ गए हैं। उसने एक की जगह दो दो गाड़ियां खरीद डाली। सुनीला रोकती रही और कहती रही कि एक बड़ी गाड़ी ले लो, बाकी पैसों की ज़मीन खरीद लेंगे रमेश भैया के लिए। लेकिन विशाल ने माँ की एक न सुनी। उसके सर पर जैसे लालच और ऐश का भूत सवार हो गया था। विशाल ने 2 गाड़ियां खरीदी और दोनों को किराए पर चढ़ा दिया ताकि उसका खर्च आराम से चलता रहे। बचे हुए पैसों से उसने अपने कमरे में एसी लगवा लिया और ऐश की जिंदगी काटने लगा। अब वो अक्सर नशे की हालत में रहता था। सिगरेट पीना उसकी आदत बन गई थी और धीरे धीरे वो अश्लील वीडियो तक देखने लगा था। शक्ल सूरत से कुछ ठीक था, इसीलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो जाती थी। कभी उन्हें घुमाने ले जाता तो कभी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, गिफ्ट देता और फ़ोन पर घंटों बातें करता। वो ऐशो आराम की दुनिया में इतना खो गया था कि उसे ये तक याद नहीं रहता
कि वो किसकी मेहनत की कमाई पर जी रहा है। इसी बीच 2 साल गुजर चुके थे। काव्या 12वीं क्लास पास कर चुकी थी और सुनीला का छोटा बेटा आरव भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसने अच्छे नंबरों से बीबीए कंप्लीट किया, जिसकी वजह से उसे बाहर नौकरी मिल गई। एक दिन उसने अचानक अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मेरी नौकरी दुबई में लग गई है। सब खर्च वही की कंपनी उठा रही है, रहने की भी पूरी व्यवस्था है। ये सुनकर सुनीला को सुकून मिला। चलो, कम से कम मेरा एक बेटा तो कामयाब हुआ। उन्होंने सोचते हुए खुद से कहा। कुछ ही दिनों में आरव भी दुबई चला गया। सुनीला के मन में एक और ख्वाहिश पनपने लगी। वो सोचने लगी कि आरव और काव्या की शादी करा दूं तो बेटी जैसी बहू घर पर ही मिल जाएगी, क्योंकि आरव स्वभाव से अच्छा, मेहनती और समझदार था। अब घर में सुनीला, विशाल और काव्या ही रह गए थे। सुनीला की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। घर के कामकाज करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। काव्या अब कॉलेज में पढ़ रही थी और साथ ही घर के सारे काम भी संभाल रही थी। वो रात का खाना बनाती और आंटी को दवाइयाँ देती और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। एक दिन सुनीला ने विशाल से कहा, तुमने कहा था कि गाड़ियाँ खुद चलाओगे, लेकिन दोनों गाड़ियाँ तुमने अपने आवारा दोस्तों को थमा दी हैं। वो उनका सत्यानाश कर देंगे। विशाल बोला, तो क्या, वो चलाते हैं और सीधा करते हैं और आधा किराया मुझे देते हैं। मेरा जेब खर्च चलता है, और क्या चाहिए। सुनीला ने गंभीर आवाज में कहा, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, ये काव्या के हैं। एक दिन उसकी शादी होगी, दहेज देना होगा। उसके बाप को मैं क्या जवाब दूंगी। तुमने ही कहा था कि मैं रमेश भैया से घर बिकवाने को कहूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी और अब तुम ये हरकतें कर रहे हो। विशाल हंसते हुए बोला, तो क्या हो गया, बेटी की परेशानी है, दहेज की टेंशन है, तो ठीक है, मेरी शादी काव्या से कर दो। आखिर मैं भी तो उसे जानता हूँ, समझता हूँ। वैसे भी वो घर काव्या के ही नाम आना था। उसका पति चाहे मैं रहूं या कोई और, पर क्या पड़ता है। ये सुनते ही सुनीला पहली बार जोर से चिल्लाई और बोली, मुंह बंद कर अपना, तुझ जैसे आवारा से मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। विशाल गुस्से में आग बबूला हो गया, क्या मतलब, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मेरे लिए ये सब कह रही हूँ, बस एक लड़की के लिए। उसने गुस्से से कहा। सुनीला ने कहा, मैं अपनी फूल सी बच्ची की जिंदगी तेरे साथ बर्बाद नहीं कर सकती। विशाल गरजते हुए बोला, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं। सुनीला ने झूठ समझते हुए कहा, दूर से ढोल सुहाने लगते हैं। जिन लड़कियों को तुम समझते हो कि वो तुम पर मरती है, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी उनके पास। देखना, देखना, एक दिन मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। जब तू खुद का पैसा लुटाएगा तब समझ आएगा कि घर चलाना क्या होता है। विशाल तिलमिलाया हुआ बोला, आप जैसी मम्मी मैंने नहीं देखी, जिसे हर समय मुझ में कमी ही दिखती है। उस दिन के बाद से विशाल का व्यवहार और भी डरावना हो गया था। सुनीला हर समय परेशान रहने लगी थी। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। काव्या अब उनके कमरे में ही सोती थी, क्योंकि वो विशाल के गुस्से और नजरों से बहुत डरने लगी थी। एक रात सुनीला नींद की गोली खाकर गहरी नींद में थी। विशाल नशे की हालत में लौटा। उसने देखा कि काव्या भी कमरे में ही सो रही थी। उसने धीरे से आवाज दी, उठो और मेरे लिए एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या घबरा गई, डरते हुए बाहर निकली। उधर अगले ही पल रमेश की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें बेचैनी होने लगी। नींद में उन्होंने देखा कि काव्या रोती हुई कह रही थी, पापा, पापा। रमेश हड़बड़ाकर उठ बैठे। सांसें बेकाबू थी, दिल जोर से धड़क रहा था। वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें याद आया, पिछले 2 महीने से उनकी काव्या से बात भी नहीं हुई थी। उन्हें अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। अब उनके बालों में सफेदी साफ झलकने लगी थी। रमेश बार बार सुनीला से यही पूछते रहते थे, बहन, मेरी बेटी के दहेज के पैसे तो संभाल रखे हैं ना? जैसे ही मैं आऊँगा उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। लेकिन उस रात उन्होंने जब सुनीला को फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। रमेश की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीमार होने पर भी सुनीला हमेशा फ़ोन उठाती थी, अपनी तबीयत के बारे में बताती थी और रमेश की फ़िक्र भी करती थी। लेकिन आज ना कोई जवाब, ना कोई संदेश और ना ही कॉल बैक। रमेश का दिल डूबने लगा। उनके पास विशाल का नंबर नहीं था। उन्होंने सुनीला के छोटे बेटे आरव को फ़ोन किया तो पता चला वो तो दुबई में है। तब उन्होंने उसी से विशाल का नंबर लिया और कॉल की तो विशाल भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब रमेश की हालत बुरी होने लगी थी। काव्या का रोता चेहरा उनकी आंखों के सामने तैर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी उठे और अपनी बेटी के पास पहुंच जाए, लेकिन आर्थिक हालात ऐसा करने नहीं दे रहे थे। वो अपने दोस्तों से कहने लगे, इस बार सैलरी मिलते ही टिकट लूंगा, अब रहा नहीं जाता। दिल बहुत बेचैन है, बेटी की बहुत याद आ रही है, पर अभी सैलरी आने में 1 महीना बाकी है। आरव ने कॉल पर बताया कि रमेश अंकल, विशाल भाई तो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे।
मम्मी भी नहीं और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कंपनी वालों ने पैसा लगाया है, जब तक चुकता नहीं करूँगा वापस नहीं जा सकता। पड़ोस में भी फ़ोन किया तो किसी ने कहा घर पर ताला लगा हुआ है। ये सुनकर रमेश की बेचैनी अब काबू से बाहर हो रही थी। वो सोच रहे थे, काश पास में पैसे होते तो वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते। उनका एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। आखिर 15 दिन बाद विशाल का फ़ोन आया और जो खबर उसने दी वो रमेश के होश उड़ा देने वाली थी। उधर से विशाल की आवाज़ आई, मैं मजबूर था अंकल, मम्मी बहुत बीमार हो गई थी। मैं और काव्या उन्हें लेकर अस्पताल गए थे। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अंत में उन्होंने कहा, मेरे बाद काव्या अकेली कैसे रहेगी, उसे तेरे साथ शादी करनी ही होगी। बिना शादी के वो कमरे में साथ नहीं रह सकती। मम्मी की आखिरी ख्वाहिश हमने पूरी कर ली। हमारी शादी के बाद ही मम्मी ने दम तोड़ा। मैं खुद होश में नहीं था, काव्या भी शोक में थी, इसलिए किसी को खबर नहीं दे सका। मैं तब से बीमार हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। आज ही थोड़ा होश आया है तो आपको फ़ोन कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर रमेश सुन रह गए, आंखों से आंसू बहने लगे, गला सूख गया और अफसोस के साथ बोले, मैं सुनीला बहन की अर्थी में भी नहीं जा सका। और वो कहकर फूट फूट कर रोने लगे और फिर कांपती आवाज़ में पूछा, काव्या कहाँ है, बात करवा दो। तो विशाल ने काव्या को फ़ोन दिया, फिर उदासी भरी आवाज़ में बोली, पापा आप मत आइए, मैं ठीक हूँ। विशाल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस आंटी की बहुत याद आती है। वो बोलते बोलते रोने लगी। रमेश ने खुद को संभाला, खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, बस 1 साल और मेहनत कर लूँ, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बेटी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना है। उन्हें क्या पता था कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया वही भरोसा अब डगमगाने वाला है। उधर दुबई में बैठे आरव को जब सुनीला की मौत और काव्या की शादी की खबर मिली, वो टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। जब वो गया था तब सुनीला ने कहा था, जब तू कामयाब होकर लौटेगा तो काव्या की शादी तुझसे कर दूंगी। उसे काव्या पसंद भी थी। वो मासूम थी, सच्ची थी और उससे 2-3 साल छोटी थी, जबकि विशाल उससे 5-6 साल बड़ा और गलत आदतों में डूबा हुआ। ना नौकरी करता और ना चरित्र ठीक था। ऐसे लड़के से शादी कैसे कर दी? उसके दिल में सवाल उठा। आरव अंदर से टूट चुका था। बहरहाल 1 और साल गुजर गया। इस बीच रमेश की कई बार काव्या से बात हुई और हर बार वो कहती थी, मैं खुश हूँ, पापा ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। 1 साल बाद रमेश लौटे। सोचा सुनीला ने जमीन खरीद ली होगी, शायद विशाल ने घर भी बनवा लिया हो। अब बेटी के पास नहीं रहूंगा और उसके पापा उसे और उसके पति को अपना जीवन जीने दूंगा। वो ये सब तय कर चुके थे और अचानक बिना बताए घर पहुंचेंगे, सरप्राइज देंगे। ये सब सोचकर वो घर की राह में निकल गए। लंबा सफर तय करके जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खोलने खुद काव्या आई। दरवाज़ा खुला तो काव्या सामने थी। रमेश को देखकर वो हक्का बक्का रह गई। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर थकान और बरसों की मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थी। बरसों बाद अपने पापा को सामने देखकर काव्या खुद को रोक न सकी और अपने पापा से लिपटकर रोने लगी। रमेश भी अपनी बेटी को देख हैरान रह गए। जो कभी छोटी सी गुड़िया थी अब बड़ी हो गई थी, पर उसका रंग पीला पड़ चुका था, चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी। रमेश ने उसे सीने से लगाया और सिसकियों में रो पड़े, मेरी बच्ची, मेरी जान। काव्या की हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश उसे देखे ही जा रहे थे, कितने सालों बाद बेटी को छूकर महसूस कर पा रहे थे। तभी विशाल बाहर आया। काव्या की रोने की आवाज़ सुनकर वो आया था। अचानक सामने रमेश को देखा तो माथे पर बल पड़ गए, पर फिर भी बनावटी मुस्कान लेकर गले मिला और बोला, अंकल आए हैं, चलिए अंदर चलिए। उन्हें अपने कमरे में ले गया, जो पहले सुनीला का कमरा हुआ करता था, अब उसी में रमेश को ठहराया गया। रात का खाना खाया गया। खाने के बाद काव्या अपने पापा के पास बैठी थी। तभी विशाल फिर आया और बोला, काव्या चलो अब जाकर आराम करो, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। तो रमेश बोले, बेटा बात कर लेना, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, अब तो यहीं रहूंगा तुम लोगों के पास, अपनी बेटी के पास। कितने साल हो गए, मैंने अपनी बच्ची को देखा तक नहीं है, तो अब जब देखा है उसे देखते ही रहना चाहता हूँ। विशाल बैठ गया, कहने लगा, आपके भेजे हुए पैसों से मैंने 2 गाड़ियाँ खरीदी थी ताकि घर का खर्च आसानी से चले, लेकिन दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो गया, अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। शुक्र है जान बच गई। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरा घर तो ले लिया है ना? नहीं, कहाँ से लेता, सब तबाह हो गया। विशाल ने कहा, वो सारी जिंदगी की कमाई जो बेटी के लिए भेजते रहे वो भी चली गई। उन्होंने गंभीरता से सोचा, धीरे से बोले, अब मैं कहाँ रहूंगा बेटा, कहाँ जाऊं? तो विशाल बोला, इसी घर में रह लीजिए अंकल, ये भी आपका ही घर है। वैसे भी तो अब ये काव्या का ही घर है और आप उसके पापा हैं।
मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, रह सकते हैं। रमेश बोले, मैंने जो पैसे सुनीला के अकाउंट में भेजे थे, उसमें से तो उसने कुछ ना कुछ काव्या के लिए रखा ही होगा। विशाल हंसने लगा और बोला, मम्मी ने कहा था कि आप आएंगे तो लाखों रुपए साथ लाएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए, बस दो चार कपड़े ही लाए होंगे। काव्या चुप बैठी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी और दिल भारी। रमेश ने धीरे से देखा, उन्हें वहां आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उन्होंने बहुत कुछ नोट कर लिया था। विशाल कहीं नहीं जाता था, सारा दिन घर पर ही रहता। जब भी घर आता तो काव्या पर चिल्लाने लगता और कहता, भूख लगी है, खाना दो। बेचारी काव्या खाना बनाती, घर संभालती और अब उसके पापा भी वहां थे। रमेश जब कभी काव्या से कुछ अकेले में बात करना चाहते तो विशाल वहीं आकर बैठ जाता था। काव्या अपने ही पापा से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। एक बार रमेश ने विशाल से कह ही दिया, तुम सारा दिन क्या करते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो कुछ देर बाद बोला, हाँ घर पर ही रहता हूँ, किसी का उधार नहीं खा रहा। ये घर मेरा है, मेरी मर्जी मैं करूँ या नहीं। रमेश अब समझ चुके थे कि किस हालात में उनकी बेटी रह रही है, लेकिन वो अभी चुप थे क्योंकि उनके पास अब सिर्फ धैर्य बचा था। कुछ दिन रहकर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि विशाल अब कोई काम नहीं करता, पूरा दिन घर में बैठा रहता है, काव्य से चिल्लाकर बातें करता है। एक दिन रमेश ने काव्य से कहा, बेटा अब मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तू परेशान नहीं हो। लेकिन काव्या ने सर झुकाकर धीमे से कहा, पापा आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको कोई काम करना चाहिए, वैसे भी बहुत महंगाई है। रमेश चौंक गए, ये बात उनकी बेटी की नहीं लग रही थी, ये तो किसी और की जुबान थी, लेकिन बेटी की होठों से निकली थी। उन्हें ये बात जख्म की तरह दर्द दे रही थी। वो पूरी रात इस बारे में सोचते थे और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। उन्होंने जैसे तैसे करके पूरी रात गुजारी और अगली सुबह होते ही वो काम के तलाश में निकले, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप मजदूरी नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन धूप में नौकरी तलाश कर करके उनका भूख से बेहाल हो गया, लेकिन वो घर भी गए और घर के पास वाले एक कचरे के ढेर के पास बैठ गए। तभी उनकी नज़र कचरे के बीच पड़ी, एक चीज़ पर पड़ी। वो एक सोने की चेन थी। ये वही चेन थी जो उन्होंने सुनीला को पहली बार भेजी थी और सुनीला ने उसे कभी न उतारने का वादा किया था। तो अब ये चेन कचरे में कैसे? उसके दिमाग में सवाल उठा। वो चेन उठाकर भागकर घर लौटे और देखा, दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से काव्या के रोने की आवाज़ आ रही थी। विशाल चिल्ला रहा था, अगर किसी से भी कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। काव्या कांपते हुए बोली, मार ही डालो, वैसे भी तो रात के अंधेरे में मेरी इज्जत छीन ली थी, अब बचा क्या है मारने के अलावा, एक अपने मकसद के लिए, ताकि मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर होना पड़े। और जब आंटी ने मुझे बचाना चाहा तो तुमने उन्हें भी मार डाला और उनकी लाश कचरे में फेंक दी। तुम्हें तो शर्म तक नहीं आई, वो तुम्हारी माँ थी, तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, अब मुझे धमकी दे रहे हो। काव्या ने विशाल का हाथ पकड़कर अपने गले पर रख दिया और बोली, मार दो मुझे। उन दोनों की बातें सुनते ही रमेश का खून खोल उठा, लेकिन उस समय वो खामोश रहे। विशाल ने अपना हाथ छुड़वाकर काव्या के जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, खामोश रहो नहीं तो सच में मार दूंगा। वो कहकर वो कमरे से निकल गया। उसके आने से पहले रमेश पहले ही छुप गए थे ताकि वो उन्हें नहीं देख सके। उसके घर जाने के बाद रमेश अपनी बेटी काव्या के पास गए और उससे कहा, बेटा मैं सब जान चुका हूँ, तू परेशान नहीं हो, मैं तुझे अब इस हालात में नहीं देख सकता, अब मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन रमेश ने प्लान बनाया और विशाल को अपने कमरे में बुलाया, फिर पीछे से लोहे की रोड को लेकर दौड़े, विशाल के सर पर जोर से वार कर दिया। विशाल वही गिर गया। इन सबको देखकर काव्या डर से कांप रही थी, लेकिन रमेश ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तेरे पापा ने तुझे बचा लिया, मेरी बच्ची तू खुश रहे। फिर उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस घर विशाल को देखने आई तो वो मर गया था और कचरे में फेंकी गई वो सोने की चेन बाहर पड़ी थी, सुनीला की आखिरी निशानी थी। इंस्पेक्टर ने रमेश से कहा, सच बताओ। तो वो बोले, अब छिपाने को कुछ नहीं है, मैंने उसे मारा है क्योंकि वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। वो मामला जज तक पहुंचा तो सुनीला के छोटे बेटे ने दुबई से लौटकर सारी सच्चाई अदालत में पेश की, जिसकी वजह से जज ने मामला समझा। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहियां और विशाल की काली करतूतें सब सामने आ गईं। रमेश को मौत की सजा नहीं दी गई बल्कि उम्र कैद हुई, लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई कि विशाल ने अपनी मम्मी को भी मारा है और वो एक बहुत गलत लड़का था, तो अदालत ने उनकी सजा घटा दी और कुछ सालों की सजा काटकर रमेश जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही सबसे पहले वो काव्या से मिले। काव्या दौड़कर उनके गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। काव्या की शादी सुनीला के छोटे बेटे से हो चुकी थी, जो एक जिम्मेदार और नेकदिल इंसान था। वो शुरू से काव्या को बहुत प्यार करता था। रमेश अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन अपनी बेटी के साथ बिताने लगे,
जब काव्या अपने पति के साथ हंसती बोलती तो रमेश की आंखें भर आती थीं। उन्होंने मन मन में सोचा, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ, मेरी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। रमेश अब जेल से बाहर आ चुके थे, लेकिन अंदर के जख्म और गुजरी हुई हर रात उनके चेहरे की हर झुर्रियों में थी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चाल धीमी और आंखों में थकन के साथ एक सूनी सी उम्मीद अब भी चमक रही थी। लेकिन जब भी काव्या उनके पास बैठती, उनके माथे पर हाथ फेरती, तो जैसे सारे दर्द छुप जाते थे। अब उनका हर दिन अपनी बेटी के साथ बीतता था। सुबह उठते ही वो काव्या के लिए चाय बनाते, बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते और कभी कभी काव्या के पति से देश दुनिया की बातें करते। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी जान गए थे कि रमेश वही है जिन्होंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कुछ लोगों की आंखों में उनके लिए इज्जत थी, तो कुछ की जुबान पर अफसोस। लेकिन रमेश अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटी और उसके जीवन के लिए जी रहे थे। एक दिन काव्या ने उनकी गोदी में सर रखकर पूछा, पापा, अब आप खुश हो ना? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तू खुश है तो समझ कि मैं भी खुश हूँ, और अगर ऊपर वाला आज बुला ले तो भी बिना अफसोस के जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। कुछ महीनों बाद रमेश ने काव्या और उसके पति से कहा कि वो एक मंदिर में एक पूजा करवाना चाहते हैं, सुनीला की आत्मा की शांति के लिए। उसने जो किया वो मजबूरी थी या गलती मैं नहीं जानता, लेकिन उस औरत ने मेरी बच्ची को बहुत संभाला था। जब मैं नहीं था, वही थी। पूजा हुई उस दिन रमेश पहली बार सुनीला को याद करके खुलकर रोए। तेरे लिए मैं बुरा बना, गुनहगार बना, लेकिन बाप कभी गुनहगार नहीं होता बेटा, वो तो सिर्फ मजबूर होता है। उन्होंने काव्या से कहा। वो खामोश रही। फिर इसके बाद उन्होंने समाज सेवा शुरू कर दी। जेल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, कानून, अधिकार और ये भी कि कैसे कमजोर लोगों को सहारा दिया जा सकता है। अगर कोई तुम्हारी बहन या बेटी की तरफ गलत नजर से देखे तो चुप मत रहो, लेकिन कानून के रास्ते से लड़ो। ये रमेश जी का कहना है। काव्या अब भी हर रोज अपने पापा को प्यार से खाना देती है और उनके गले लगकर कहती, पापा आज भी आप मेरे हीरो हो। तो रमेश हंसकर जवाब देते, मैं सिर्फ तेरी नजरों में हीरो हूँ, बाकी सब तो ऊपर वाले का करम है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। आरव और काव्या की शादी पूरे सादगी से हुई थी। कोई बड़ा तामझाम नहीं था, लेकिन हर चेहरा मुस्कान से भरा था। और काव्या तो वैसे भी सालों के दर्द के बाद अब सिर्फ सुकून की तलाश में थी। उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत थी और समय ने उन्हें एक दूसरे का हमसफ़र बना दिया। शादी के कुछ महीने बाद आरव ने काव्या से कहा, अब हमें आगे की ज़िंदगी को कुछ अलग अंदाज में जीना है। इतना कुछ हुआ है, अब हम दोनों सिर्फ दूसरों की तरह जीने नहीं बल्कि कुछ करने भी आए हैं। काव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, आरव, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। आरव की नौकरी दुबई में ही थी, लेकिन उसने फैसला लिया कि वो अब इंडिया में ही कुछ शुरू करेगा, ताकि काव्या के साथ ज़्यादा वक्त बिता सके। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, एक बुटीक और कोचिंग सेंटर, जिसमें काव्या उसकी पार्टनर बनी। उसने ये काम इसलिए चुना क्योंकि वो दुबई में रहकर जान चुका था कि कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर लो, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं समझते। जब अपना बिजनेस होगा तो सब इज्जत करते हैं। उधर काव्या की ट्यूशन पढ़ाने की आदत और बच्चों को सिखाने का शौक अब उसने अपने कोचिंग सेंटर में बदल चुका था। रमेश घर में ही रहते थे, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तसल्ली थी कि अब मेरी बच्ची खुश है। वो दिन भर घर में छोटे मोटे काम करते, कभी आरव के साथ दुकान तक चले जाते थे। उन्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना प्यार की, ना आदर की और ना चैन की। एक दिन काव्या उनके पास आकर बोली, पापा, आप अब सिर्फ हमारे साथ नहीं हैं, इस शहर के हर उस बाप के लिए मिसाल है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। हमें अपनी कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। रमेश ने उसकी बात पर हौले से सर हिलाया और बोले, अगर मेरी कहानी से किसी और बेटी को बचाया जा सके तो ज़रूर, लेकिन तुम लोगों का साथ चाहिए। काव्या और आरव ने मिलकर कोचिंग में ही उस कहानी को सुनना शुरू किया, जो उन लड़कियों और महिलाओं के लिए था जिन्हें घर के अंदर ही अपनों से जुल्म झेलने पड़े। काव्या अब उन सेमिनारों में बुलाए जाने लगी, स्कूलों कॉलेजों में जागरूकता फैलाती थी। आरव हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, कभी उसके भाषण रिकॉर्ड करता, कभी उसकी आंखों में पानी देकर उसका हाथ थाम लेता था। काव्या के लिए वो एक पति उसकी हिम्मत भी था। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उनके घर में एक नन्हे से बेटे ने भी जन्म ले लिया था। रमेश ने जब अपने नवासे को पहली बार गोद में लिया तो धीरे से कहा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। उस बच्चे का नाम उन्होंने राघव रखा, जो रमेश, आरव और काव्या तीनों को ही साझी कहानी का एक नया गीत था। उस बच्चे को देखकर रमेश जैसे कई साल पीछे चले गए और रोने लगे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उन्होंने मन में सोचा, इस बार ये बचपन डर में नहीं, प्यार में पलेगा।
रमेश अब दिन भर उस बच्चे के साथ खेलते, कहानियां सुनाते और जब जब उसे हंसते देखते, उनकी आंखें भर आती। उन्हें लगता, एक शाम जब सब लोग बाहर थे और घर में सिर्फ रमेश और राघव थे। रमेश कुर्सी पर बैठे बैठे उसे गोद में लिए झूला झूला रहे थे। राघव हंस रहा था और रमेश उसके माथे को चूमते हुए कह रहे थे, बेटा, मैं तुझमें अपनी काव्य का बचपन देखता हूँ। अब कोई तुम्हारा बचपन नहीं छीन सकेगा। जैसे फिर धीरे धीरे हर जख्म पर मरहम रखता चला गया। आरव और काव्या अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल चुके थे। आरव का व्यापार भी धीरे धीरे फैल रहा था। दोनों ने मेहनत, विश्वास और प्यार से अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया था। रमेश अब इतने बूढ़े हो गए थे कि चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान हमेशा रहती। अब उन्हें किसी चीज की शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी जो कभी मजबूरियों में घुट रही थी, आज पूरे आत्मविश्वास से जी रहे थे। उस रात रमेश सोते के सोते रह गए। चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, आंखें बंद थी और पास में उनका नवासा सो रहा था। सुबह जब काव्या ने देखा तो आंसुओं के साथ उनके पाँव छूकर बोली, पापा, आपने मेरे लिए सब कुछ लौटा दिया। वो रोने लगी। फिर रमेश को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। आरव और काव्या अपने बेटे के साथ अब सच्चे अर्थों में एक नई खुशहाल जिंदगी जीने लगे। और इस तरह दुखों की गहरी रात के बाद आखिरकार काव्या की जिंदगी में उजाले की सुबह आ ही गई। इसी तरह इस कहानी का समापन हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।